Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत टेस्ट नंबर 24। इससे पहले 23 टेस्ट वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा तो। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली उसी के लिए ये टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई है। और साथ ही अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट JRF, स्कूल लेक्चरर की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये टेस्ट पेपर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, कोई सा भी एग्ज़ाम हो हिंदी से संबंधित, सभी में ये टेस्ट पेपर जो है ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी है और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमने इस टेस्ट सीरीज़ में किया है। तो दोस्तों सारे टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना नहीं भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर की। सबसे पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। देखिए पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां, दोनों बोलियां जो है वो पश्चिमी हिंदी की होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पर आप जब ढंग से, ध्यान से, अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर इसका सही जवाब है खड़ी बोली और बुंदेली, विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियाँ आती है वो है खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। तो सही युग्म जो है यहाँ पर वो है विकल्प 3, खड़ी बोली और बुंदेली। इसमें देखिए ब्रज है लेकिन बघेली नहीं है, कन्नौजी है लेकिन अवधी पश्चिम हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, और ये छत्तीसगढ़ी भी नहीं आती है। तो युग्म की बात की जा रही है तो सही विकल्प होगा विकल्प 3, खड़ी बोली और बुंदेली। अगला प्रश्न है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। देखिए जो शब्द है वो जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तब उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश से, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, बघेली। जी हाँ दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश की बात करें तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों जो बोलियां है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां है, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तो यहाँ पर विकल्प 2 सही जवाब होगा। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह जो कृति है, इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें आप देखेंगे तो यह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल की। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। आनंद भाष्य, पुष्टि मार्ग रहस्य, अणुभाष्य, वेदांत रहस्य। यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3, अणुभाष्य, जो इनका बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो वल्लभाचार्य का जो वेदांत सूत्र पर लिखा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है अणुभाष्य, विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब। कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन हम हो जाते हैं पेपर देते टाइम, तो ध्यान से समझिएगा। कवित्त रत्नाकर की बात करें तो ये किसकी कृति है? ये है सेनापति की। जी हाँ दोस्तों, जो सेनापति है उनकी कृति है, उनकी रचना है कवित्त रत्नाकर। अब यहाँ पर देखिए कई कैंडिडेट्स रत्नाकर, इधर भी कवित्त रत्नाकर, तो ऐसा करके और रत्नाकर जो है उस पर टिक लगा देते हैं कन्फ्यूज होकर के। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है और इसका सीधा सा सही सा जवाब है कवित्त रत्नाकर की ये जो कृति है ये किसकी है? सेनापति की। विकल्प 4 इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, केदारनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, जो उत्तर कबीर है ये जो कविता है यह केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। तो विकल्प 2 सही जवाब होगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है। देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के जो उपन्यास नीचे दिए हुए इनमें से जो इनका क्रमशः जो सही है वो आपको इसमें छांटना है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले रंगभूमि, उसके बाद निर्मला, फिर कर्मभूमि और गोदान। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 4 यहाँ पर इसका सही जवाब है। रंगभूमि की बात करें तो ये 1925 में आया था, निर्मला 1927 में, और कर्मभूमि 33 में और गोदान जो है वो 35 में
आया था। तो इस तरीके से प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है विकल्प 4। बढ़ते हैं आगे। काव्य अलंकार किसकी रचना है? आसान सा सवाल है लेकिन अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 भामह। जी हाँ दोस्तों, जो आचार्य भामह है उनका ग्रंथ है, उनकी रचना है काव्य अलंकार। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? देखिए प्रश्न को अच्छे से ध्यान से समझे। कौन इनमें से मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? बाकी 3 हैं लेकिन एक नहीं है। देखिए जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी हैं, अज्ञेय भी हैं और इलाचंद्र जोशी भी है। बचे कौन? विकल्प 3 चतुर्सेन शास्त्री, ये मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प 3 चतुर्सेन शास्त्री। जो चतुर्सेन शास्त्री ये मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगम वे पुराणे ही पंडित मान वहंती, पंक्ति किसकी है? सरप्पा, शबरप्पा, कण्हप्पा, डोंबिबा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो साथ ही उसका सही जवाब होगा विकल्प 3 कण्हप्पा। जी हाँ दोस्तों, ये जो पंक्ति है आगम वे पुराणे ही पंडित मान वहंती, यह पंक्ति किसकी है? कण्हप्पा, सिद्ध कवि कण्हप्पा की। विकल्प 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, षड्भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? चंद्रबरदाई, जगनिक, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 चंद्रबरदाई। जी हाँ दोस्तों, ये जो पंक्ति है षड्भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, ये जो पंक्ति है ये चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों से ली गई है। तो यह पंक्ति किसकी है? सही जवाब होगा विकल्प 1 चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। देखिए ये जो सवाल है मैं बताना चाहूँगा कि कुछ सवाल टेस्ट पेपर मैंने आसान से रखे हैं, लेकिन ऐसे ही सवालों में दरअसल आप कंफ्यूज होते हैं और इनको गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं वजह से, इन्हीं कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये जो आसान से सवाल है ये मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि ये आप अच्छे से एक बार आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आप गलती नहीं करेंगे। तो देखिए प्रेमचंद के जो सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद का, उसका उर्दू शीर्षक क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प 3 बाजार ए हुस्न। जी हाँ दोस्तों, सेवा सदन जो प्रेमचंद का उपन्यास है इसका उर्दू शीर्षक जो था वो है बाजार ए हुस्न। विकल्प 3 सही जवाब। अगला प्रश्न, नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं। सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु कालीन कवि हैं, लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र और इन्होंने कई निबंध भी लिखे हैं और विशेषतः नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे हैं। किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? देखिए शब्दों की जो पद रचना है उस पर आधारित अगर भाषाओं का वर्गीकरण है तो उसको हम क्या कहेंगे? आकृति मूलक वर्गीकरण। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहाँ। साथ ही उसका सही जवाब होगा विकल्प 4 शाहजहाँ। जी हाँ, जो पंडित राज जगन्नाथ है उन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहाँ की प्रशंसा की है। विकल्प 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम होगा? जी हाँ, देखिए रचना काल के अनुसार तो इसका सही जवाब होगा भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। देखिए भारत दुर्दशा की बात करें तो भारत दुर्दशा इनका 1880 में आया था। भारत दुर्दशा, नील देवी 1881 और अंधेर नगरी भी 1881, लेकिन ये नील देवी के बाद आया था। सती प्रताप की बात करें तो ये 1883 में आया था। तो दोस्तों रचना काल के अनुसार देखें तो इन नाटकों का सही क्रम विकल्प 2 होगा। भारत दुर्दशा, उसके बाद नील देवी, अंधेर नगरी, फिर सती प्रताप। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है? देखिए सुमित्रानंदन पंत जो है छायावादी कवि, उनकी रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर भी जो रचना काल है उसके हिसाब से ही हमें देखना है। तो इसका सही जवाब होगा पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्य। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्य। पल्लव की बात करें तो 1928 में पल्लव आया था इनका काव्य संग्रह, और गुंजन
1932 में आया था। युगांत जो है इनका प्रगतिवादी है और ग्राम्य भी इनका प्रगतिवादी काव्य संग्रह है। तो दोस्तों पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्य इस तरीके से रचना काल के अनुसार क्रमशः ये सही है। विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसे जो प्रश्न मैंने लिए हैं प्रकाशन काल के अनुसार, जन्म काल के अनुसार या रचना काल के अनुसार, तो ऐसे प्रश्न चाहे आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर की या नेट सेट JRF की, ऐसे प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और समझे, याद करें। तो देखिए पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है ब्राह्मण, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती और हंस। जी हाँ दोस्तों, देखिए ब्राह्मण जो पत्रिका है ये आई थी 1883 में, नागरी प्रचारणी पत्रिका 1893 में, सरस्वती की बात करें तो आप सब जानते हैं 1900 में प्रकाशित हुई, और हंस की बात करें तो साथ ही 1930 में ये प्रकाशित हुई। तो 1883 नागरी प्रचारणी पत्रिका, 1893 और हंस की बात करें तो 30 में, बाकी सरस्वती पत्रिका 1900 में आई थी, आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से ये इनका सही क्रम है। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। रचना काल के अनुसार काव्य का सही क्रम है। अब देखिए रचना काल के अनुसार काव्य का सही क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कानन कुसुम, आंसू, लहर और कामायनी, ये सही क्रम है। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं और उनका सही क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये बाकी जो हैं 1, 2, 3 इनमें जो है क्रम वो गलत है, आप देख लीजिएगा। समय में आपका कम लूँगा इसलिए मैं कट टू कट में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 4। देखिए कानन कुसुम जो है प्रसाद जी का, ये आया था 1913 में, आंसू 1925 में। जी हाँ दोस्तों, इनका आंसू 25 में आया था, लहर जो है वो 33 में और कामायनी आप सभी जानते हैं 35 में इनका प्रकाशित हुआ था। इस तरीके से कानन कुसुम, आंसू और लहर और कामायनी, ये इसका सही क्रम होगा। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब है। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी है। पहेलियों का संकलन, मनोरंजन परक रचना, फारसी हिंदी शब्दकोश, मुकरियों का संकलन। यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3, फारसी और हिंदी शब्दकोश है अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी। क्या है? फारसी और हिंदी शब्दकोश। विकल्प 3 सही जवाब। अगला प्रश्न है किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन से समीक्षक ने विद्यापति की जो पदावलियाँ हैं उन्हें जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, रामवृक्ष बेनीपुरी। जी हाँ दोस्तों, रामवृक्ष बेनीपुरी ने ये बात कही थी विद्यापति की पदावलियों के लिए। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? जी हाँ दोस्तों, 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो देखिए बोडो, डोगरी, संताली तीनों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है, लेकिन भोजपुरी जो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प 4, भोजपुरी की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। कौन सी? भोजपुरी। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। देखिए प्रथम संपादक, ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न में कई बार कैंडिडेट्स ने गलती की है। सरस्वती पत्रिका का नाम आते ही हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उन पर टिक लगा देते हैं, लेकिन पहले प्रश्न को आप पढ़ें, समझें। प्रश्न पूछा जा रहा है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। तो देखिए प्रथम संपादक जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। प्रथम संपादक थे वो हैं बाबू श्याम सुंदर दास। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक हैं वो हैं बाबू श्याम सुंदर दास। विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है? इसका सही जवाब होगा लोक ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, जो काव्य हेतु है उसमें जो व्युत्पत्ति एक काव्य हेतु है तो इसका सही अर्थ होगा वो है लोक ज्ञान। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये था टेस्ट पेपर 24 आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको जो प्रश्नों का संकलन है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और साथ ही देखिए बहुत सारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी सफलता के लिए। और हिंदी से संबंधित कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी करें तो स्पेशली बहुत सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।